दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का सब्जेक्ट कर रहे हैं और हम इंटरनल एड को ले रहे थे, जिसका पार्ट 7 जिसको हम इलस्ट्रेशन कह रहे हैं वो आज कवर करने की कोशिश करते हैं। और यदि आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर ज़रूर फॉलो करें। अब देखिए दोस्तों, क्या है जो इलस्ट्रेशन है, इसका डेफिनेशन देखिए। इलस्ट्रेशन का मतलब हो गया एग्ज़ाम्पल या एग्ज़ाम्पल की तरह की चीज़ें जो कि एक कानून में दी जाती हैं ताकि उस प्रोविज़न का मीनिंग क्लियर हो सके। और ये जो उदाहरण है, इलस्ट्रेशन है, ये मदद करती हैं एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल को या लीगल रूल को किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, यानी कि बेसिकली हम इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि स्पेसिफिक सिचुएशन में कोई पर्टिकुलर लीगल रूल या प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होगा। अब इसका देखिए बेस्ट एग्जांपल जो मिलता है वो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 300 की इलस्ट्रेशन ए देखिए। ए नोइंग दैट जेड इज़ बिहाइंड ए बुश। अब ए को पता है कि जेड जो है एक झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है और वो गन फायर करता है उसी डायरेक्शन में, और ऑफ कोर्स उसकी मंशा जो है उसको मारने की है। नाउ ए इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर। अब किसी झाड़ी पर गोली चलाना कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर यदि हमें ये पता है कि उस झाड़ी के पीछे जेड है और फिर हम गोली चला रहे हैं तो एक सीधी सी बात निकल के आती है इस इलस्ट्रेशन के माध्यम से, और एक स्पेसिफिक सिचुएशन में अप्लाई करके बताने की कोशिश कर रहे हैं ड्राफ्टर ऑफ इंडियन पीनल कोड कि ये मर्डर होगा। नाउ दिस इलस्ट्रेशन क्लेरिफाइज हाउ इंटेंशन प्लेज ए रोल इन डिफाइनिंग मर्डर, यानी कि इंटेंशन जो है उसका क्या रोल रहेगा, ये बात यहाँ पे क्लियर होती है। अब देखिए जो की एस्पेक्ट्स क्या हैं इलस्ट्रेशन के। पहली बात तो इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या करने में ये मददगार होती हैं, जैसा कि ये पहले पॉइंट में बताया। और ये क्या है कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होते हैं जो कोर्ट या जो लीगल प्रैक्टिशनर होते हैं, जैसे एडवोकेट्स हैं या लॉ ऑफिसर्स हैं, उनको मदद करते हैं कानूनी प्रावधानों को सही से व्याख्या करने के लिए। ठीक है, यानी कि ये हुए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। अब एग्जॉस्टिव नहीं है, नंबर 2 पे ये कह रहे हैं। ठीक है, एग्जॉस्टिव नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है, ये गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ के लिए कि कैसे एक प्रिंसिपल को जर्नली अप्लाई करना चाहिए, प्रोविज़न को जर्नली अप्लाई करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स वो ऑल पॉसिबल एप्लीकेशन ऑफ लॉ को कवर नहीं करते हैं, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक इंस्टांस को कवर करते हैं। ये हम सेक्शन 300 की इलस्ट्रेशन ए से बड़े आराम से हमें समझ में आता है। अब ये बाइंडिंग है या परसुएसिव है। अब देखिए कई बार ऐसा हुआ कि कुछ जो हैं केसेस में जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस में ये परसुएसिव है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कानून हैं जैसे कि इंडियन पीनल कोड है आपका या इंडियन एविडेंस एक्ट है, जहाँ पर इलस्ट्रेशंस जो हैं वो बड़ा इंटीग्रल पार्ट हैं और बाइंडिंग वैल्यू भी है उनकी। एग्जांपल देके कोर्ट ने कई बार इनको यूज़ करके समझाने की कोशिश की है कि जो इलस्ट्रेशंस हैं उनकी बाइंडिंग वैल्यू है। अब नंबर 4 देखिए, इलस्ट्रेशंस जो हैं वो ऑफ कोर्स क्लेरिफाई करते हैं प्रोविज़न को, बट दे कांट कॉन्ट्राडिक्ट और ओवरराइड द एक्सप्रेस लैंग्वेज ऑफ ए स्टैट्यूट, यानी कि ना तो वो खिलाफ में जाएंगे और ना उसको पूरी तरह से ओवर रूल कर सकते हैं इलस्ट्रेशंस। लेकिन जो कोर्ट हैं, कोर्ट क्या कर रहे हैं, इसको जनरली यूज़ करते हैं, रेफ़र करते हैं डिसाइड करने के लिए केसेस को, ताकि कंसिस्टेंसी रहे इंटरप्रिटेशन में और कानून की एप्लीकेशन में। इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन और इलस्ट्रेशन जो है जनरली कोर्ट को मदद करते हैं लीगल प्रोविजंस को अप्लाई करने में, इंटरप्रेट करने में। अब केस लो देते हैं, महेश्वर टीका वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2020 का केस है, इसको वॉल्यूम 10 कहते हैं दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट केसेस एट पेज नंबर 108 ऐसे बोलना चाहिए। कैसे इसकी केस को प्रोनाउंस करना है किसी भी केस को? इन द केस ऑफ महेश्वर टीका वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड in the year 2020 volume 10 supreme court cases at page number 108, this is the actual pronunciation of a case law. now इस केस में क्या होता है कि फैक्ट्स क्या है कि 1999 में लेडी ने FIR फाइल की
कि करीब 4 साल तक और शादी के झांसे को यूज़ करके जो महेश्वर टीका ने उसके साथ फिज़िकल रिलेशन रखे। और क्योंकि ऐसी कंसेंट जो है सेक्शन 90 की आईपीसी जो है, आईपीसी के सेक्शन 90 में मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है, कंसेंट इज़ नॉट कंसेंट। और शी क्लेम्ड के हुआ क्या कि पहले तो वो नाइफ यानी कि चाकू दिखाकर फिज़िकल रिलेशन में आ गया और उसके बाद फिर बार बार उसको यूज़ करता रहा मैरिज के झांसे में, और फिर इवेंचुअली किसी और लेडी से मैरिज कर ली। तो उसने ये एफआईआर फाइल की। अब ट्रायल कोर्ट ने अपेलेंट को गिल्टी हेल्ड किया अंडर सेक्शन 376 दैट इज़ रेप, सेक्शन 323 दैट इज़ वॉलंटरी काजिंग हर्ट एंड सेक्शन 341 दैट इज़ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट अंडर द इंडियन पेनल कोड। और करीब 7 साल की सज़ा दे दी उसको। हाई कोर्ट ने भी इसको क्लियर कर दिया कि जी ट्रायल कोर्ट ने जो कहा वो ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखिए यहाँ पे क्या एग्जामिन किया कि ये चीज़ तो क्लियर हो गई। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट नहीं था, यानी कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज उन्होंने नहीं किया प्लेंटिफ ने, अपिलेंट ने। और जो अपिलेंट कन्विक्शन है इसको 376 से हटा दिया, यानी कि रेप का चार्ज उसके ऊपर से हटा दिया। और लेकिन जो सेक्शन 323 दैट इज़ वॉलंटरी काजिंग हर्ट एंड सेक्शन 341 दैट इज़ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट उनको सही माना और फिर सज़ा को उसी हिसाब से मॉडिफाई भी कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने पुराने अपने जो केस लो थे, खासकर प्रमोद सूर्यभान पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 का जो केस लो है, इसका हवाला भी दिया, जिसमें ये बात एस्टेब्लिश हो गई है अच्छे से कि जो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज है ये इंटेंशनल होना चाहिए, यानी कि जानबूझ के लेडी को फंसाने के लिए फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज करते हैं और ये धोखा देने की इच्छा स्टार्टिंग से ही होनी चाहिए। और यदि रिलेशनशिप स्टार्टिंग में मर्जी से है और शादी का प्रॉमिस भी है, लेकिन शादी का प्रॉमिस टूट जाता है, आदमी कहता है अभी फैमिली अपोजिशन है मेरी या दूसरे रीजन्स हैं, तो वहाँ पे रेप का चार्ज नहीं लगेगा। ये बात प्रमोद सूर्यभान पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में एस्टैब्लिश हो चुकी है। अब जो बर्डन है ये हमेशा प्रोसिक्यूशन पे रहेगा प्रूव करना कि जो एक्यूज्ड है यानी कि जो आदमी है उसको उसकी स्टार्टिंग से ही मैरिज करने की इच्छा नहीं थी और ये धोखा देने की इच्छा से ही ये रिलेशनशिप में आया है ताकि प्रॉमिस टू मैरी को यूज़ कर सके रिलेशनशिप रखने के लिए। अब ये जो हाल फिलहाल जो केस है इसमें कोई एविडेंस नहीं मिला है, कोर्ट कह रहे हैं। और जो अपीलेंट जो है यानी आदमी जो है उसने कभी भी स्टार्टिंग से इसको यूज़ नहीं किया प्रॉमिस टू मैरी को रिलेशनशिप रखने के लिए। और प्रोसिक्यूशन फेल टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट अपीलेंट हैड ए फ्रॉडुलेंट इंटेंट फ्रॉम द आउटसेट। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, किसी भी क्रिमिनल केस लॉ में हमें प्रूव करना होता है केस को बियॉन्ड और रीजनेबल डाउट। अब सिग्निफिकेंस क्या है इस केस का? अब एक डिस्टिंक्शन यानी कि एक फ़र्क दिखाया प्रॉमिस टू मैरी और फॉल्स प्रॉमिस लीडिंग टू ए इलीगल कंसेंट, दोनों में फ़र्क दिखाया इस केस ने। और ये बड़ा क्लियर किया कि कैसे जो क्लेम्स ऑफ रेप है और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज को यूज़ करके खासकर जब महिलाएं केस लो डालती हैं तो उसको कैसे डील करना है। अब जो केस लो नंबर 2 है शंभूनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर 1956 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो सिद्धांत है बर्डन ऑफ प्रूफ का सेक्शन 101 में और एक जो इंटरप्ले है आपका सेक्शन 101 और 106 इसको क्लियर किया। अब सेक्शन 101 क्या है? सीधी सी बात है, वन हु अलेजेस मस्ट प्रूव। ये बात कहता है जो आदमी जो बात कहेगा उसको प्रूव करनी पड़ेगी। और आपका सेक्शन 103 जो कहता है कि इट कीप्स शिफ्टिंग बर्डन ऑफ ओनस प्रोबेंडी, जो है वर्ड जो है आपका ओनस प्रोबेंडी, ठीक है, इट कीप्स शिफ्टिंग, लेकिन जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, शिफ्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। और 106 जो है किसी आदमी के नॉलेज में कोई पर्टिकुलर फैक्ट है, आपके पास रेलवे का टिकट है या नहीं, शो करिए, आपने लिया था या नहीं लिया था, नहीं मिल रहा है तो आपको शो करना पड़ेगा, ये आपका सेक्शन 106 है। अब साथ में कह रहे हैं जैसे इलस्ट्रेशन दे दिया
आपका देखिए जो इलस्ट्रेशन है 101 का, वो कह रहा है कि भी ए कहता है कि जी बी ने क्राइम किया है, इसको सजा दो। अब सिंपल सी बात है, ए को प्रूव करना पड़ेगा कि बी ने क्राइम किया है। अब सेक्शन 105 क्या है दोस्तों? 105 आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का कह रहा है कि यदि जो एक्यूज्ड है वो कहता है कि वो उस समय पागल था या कोई ऐसे हालात थे जिसकी वजह से उसको माफ़ किया जाए और वो दोषी नहीं होता है क्राइम का, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और कोर्ट ये मानेगा कि वो हालात नहीं थे जिससे उसको माफ़ किया जाए, ठीक है ना। ये 105 है। अब इस केस में देखिए इलस्ट्रेशन बी को यूज़ कर रहे हैं आपका सेक्शन 105 की, जो कह रहा है कि मान लिया ए इज़ एक्यूज ऑफ मर्डर, ए पे चार्ज लगता है कि उसने मर्डर कर दिया, और ये कहता है जी मैं तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की वजह से मैंने ये कर दिया जिसकी वजह से मेरा सेल्फ कंट्रोल लूज़ हो गया। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है कि वो प्रूव करे कि वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था। और ये जो आपका इलस्ट्रेशन बी है आपका सेक्शन 105 की, ये बड़ा रेलिवेंट होता है सेक्शन 112 और 113 इंडियन रेलवेज एक्ट 1890 में, जब हम डील करते हैं इन सेक्शंस को एलोबरेट करने के लिए कि भी जो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रेलवे प्रॉपर्टी है या लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स है रेलवे एक्सीडेंट्स में, उनको बड़ी हेल्प करता है ये इलस्ट्रेशन और सेक्शन 105 समझने में। और सेक्शन 106 जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो स्पेशल नॉलेज है किसी पर्सन की, कोई फैक्ट है जो उसकी स्पेशल नॉलेज में है, वो बताना पड़ेगा यहाँ पे। और 106 आपका ये कहता है। और अगर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन ये देखिए, यदि व्हेन ए पर्सन डज एन एक्ट विद सम इंटेंशन अदर देन दैट विच द करेक्टर एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द एक्ट सजेस्ट। अब लग तो रहा है कि उसने मर्डर किया है और बर्डन ऑफ, वो कहता है जी मैंने नहीं किया, किसी और ने किया, तो उसको बर्डन ऑफ प्रूफ है, यानी उसके ऊपर है कि वो प्रूव करे कि ऐसा नहीं हुआ है। अब इस केस में इलस्ट्रेशन भी दे रहे हैं कि जो आपका 106 का, वो कह रहे हैं कि भी ए के पास अब वो जो आपका टीटीई है, ट्रैवल टिकट एग्जामिनर, वो कहता है कि जी आप बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हैं। अब बर्डन ऑफ प्रूफ उस पैसेंजर पे है, वो बताए कि जी मैंने टिकट ली है, और वो टिकट दिखाए या उसको प्रूव करे कि भी टिकट ली है, जो भी सीट नंबर वगैरह जो भी है जो उसने उस समय अलॉट करवाया था। अब इस केस में कोर्ट ने एग्जामिन किया जो इलस्ट्रेशंस हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की, वो एग्जॉस्टिवली डिफाइन नहीं करती हैं स्कोप ऑफ सेक्शंस को, और साथ साथ में वो एग्जाम्पल्स की तरह ही यूज़ होनी चाहिए और रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं यूज़ होनी चाहिए। लेकिन जो सेक्शन 106 है, यानी कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस, स्पेशल नॉलेज और एक आदमी के लिए, तो वो जो प्राइमरी ड्यूटी है प्रोसिक्यूशन की, दैट इज़ टू प्रूव ए केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, वो रिलीव नहीं करता है कुछ केसेस में। हाउएवर इन केसेस वेयर ओनली द एक्यूज वुड हैव नॉलेज ऑफ सर्टेन फैक्ट्स द बर्डन शिफ्ट्स टू देम, वो 103 है, ओनस प्रोवेंडी है। मान लीजिए कोई आदमी कहता है कि जी मैं फलां तारीख को वहाँ पे था ही नहीं, किसी आदमी के साथ था, किसी बड़े आदमी के साथ, तो वो उसको प्रूव करना पड़ेगा। सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस जो प्ली ऑफ अलाई भी है, वो इसकी बात करता है। आप केस लो 3 देखिए दोस्तों, जुम्मा मस्जिद वर्सेस के देविया 1962 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। अभी केस डील करता है सेक्शन 43 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, और जो डॉक्ट्राइन है दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग द एस्टोपल, वन हु मेक्स ए प्रॉमिस मस्ट बी अडियर टू दैट प्रॉमिस, और जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मुगल आजम वाला गाना है, वो एस्टोपल का वैसे एग्जाम्पल है। अब इसमें मेन इशू ये था कि जो ट्रांसफरी है, whether he could claim property under this section when the transferor initially had no title but later acquired ownership। सेक्शन 43 इसको बड़ा क्लियर करता है। मान लीजिए कोई आदमी जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, उसके पास उसका टाइटल है ही नहीं, उसने वो प्रॉपर्टी बेच दी किसी और के नाम है, लेकिन बाद में वो प्रॉपर्टी उसके नाम आ जाती है या उसका ओनर बन जाता है, तो जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है, दैट इज़ ट्रांसफरी, वो शू कर सकता है कि जी मेरे को प्रॉपर्टी आप दो, क्योंकि ही इज़ ए ट्रांसफर इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन। अब इसमें एग्जांपल ले रहे हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 6 क्लोज ए का, कि स्पेस सक्सेसनिस, यानी कि मेरा बेटा मेरी प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता। वो कब बेच सकता है? जब वो मैं दुनिया में ना रहूं, तब उसको वो बेच पाएगा जब वो उसके पास विल या सक्सेशन से आती है, अदरवाइज मेरे जीते जी उसको नहीं बेच सकता। दैट इज़ स्पेस सक्सेसनिस, और ये ट्रांसफरेबल नहीं है।
ठीक है। अब कोर्ट ने हेल्ड किया कि सेक्शन 43 यानी कि इट अप्लाइज टू ए केस वेयर दी ट्रांसफरर हैज़ ओनली स्पेस सक्सेशनिस्ट दैट इज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेशन कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बाप की प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी और मैं इसको बाद में बेचूंगा। तो इस तरह का अगर वो पहले बेच देता है तो उन केसेस में अप्लाई होगा। जब वो प्रॉपर्टी बेटे के पास आ जाएगी तो जिसको बेची गई है वो खरीद सकता है, केस फाइल कर सकता। अब यहाँ पे कोर्ट ने सेक्शन 43 की इलस्ट्रेशन है जो बड़ा क्लियरली बताती है कि कैसे स्पेस सक्सेशनिस्ट के केस में ये सेक्शन 43 अप्लाई होगा। अब ए जो है वो एक हिंदू था जो अपने फादर से सेपरेट हो गया, ठीक है, और इसने क्या किया कि सी को जो है 3 ज़मीनें बेची, एक्स वाई जेड, जो कि जेड उसके नाम नहीं थी, किसके नाम थी, बी के नाम थी, जो पार्टीशन के समय बी को मिल गई। अब क्या हुआ कि जो बी की डेथ हो जाती है और जो ए है वो एज हेयर उत्तराधिकारी के रूप में इस प्रॉपर्टी जेड को प्राप्त कर लेता है। अब सी और जो ए के बीच में है वो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं हुआ था, ख़त्म नहीं हुआ था, तो फिर जो है वो आपका सी जो है वो कह सकता है ए को कि जी जो प्रॉपर्टी जेड है ये मुझे दीजिए। अब इस केस में क्या है कि जो एग्जांपल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, दे सर्व एज एग्जांपल्स एंड नॉट रेस्ट्रिक्शंस। और रूलिंग ये जो केस लो इसने अफर्म किया है कि ए पर्सन कांट डिनाई अ ट्रांसफर दे इनिशियली मेड इफ़ दे लेटर एक्वायर द प्रॉपर्टी। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी नहीं थी पहले नाम, अब हो गई है तो अब दीजिए। अब देखिए जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 133 और सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन पी, ये बहुत यूज़ होता है, बहुत इस पे केस लो हैं और बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब सेक्शन 133 इंडियन एविडेंस एक्ट का कहता है कि जो अकम्पलिश है इट इज़ ए कम्पिटेंट विटनेस, वो एक योग्य साक्ष्य है। लेकिन सेक्शन 114 क्लोज इलस्ट्रेशन बी कहता है कि एन अकम्पलिश इज़ अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस सपोर्टेड बाय इंडिपेंडेंट एविडेंस। यानी कि जो किसी ने क्राइम में पार्टिसिपेट किया है, पार्टिसिपेंट इन क्राइम, उसको अकम्पलिश कह दिया। अब वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, यानी उसका कोई भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई इंडिपेंडेंट विटनेस या एविडेंस ना हो। अब ये लीगल पोजीशन क्या है कि ये बैलेंस क्रिएट करती है सेक्शन 133 और सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन बी, खासकर अकम्पलिश टेस्टिमनी, यानी कि एक अकम्पलिश के बयान को आप कैसा देखेंगे, उसका एविडेंस की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। अब केस लो 4 देखिए, बी डी पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1963 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है यदि अकम्पलिश की अनकोरोबरेटेड टेस्टमनी, यानी कि बिना किसी इंडिपेंडेंट एविडेंस के, केवल उसके ही बयान पर, उसके ही एविडेंस के ऊपर आप कन्विक्शन यानी किसी को सज़ा दे रहे हैं। बट जर्नली इट इज़ अनसेफ टू रिलाई, फिर एक वार्निंग भी दे दी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कि जर्नली ऐसा ना करें कि बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी और एविडेंस की मदद के आप कन्विक्शन करें। फिर 2 केस लो और हैं जो आपके अकम्पलिश के ऊपर हैं। एक तो सरवन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 1957 का। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर किया कि जो भी कोरोबरेशन है, यानी कि जो भी हम और एविडेंस यूज़ करेंगे वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और साथ साथ में जो एक्यूज़ है उसको डायरेक्टली इम्प्लीकेट करे क्राइम के अंदर, यानी कि कोई इंडिपेंडेंट विटनेस अकम्पलिश के अलावा। और इसमें केस लो 6 है, रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1952 का केस है। यहाँ पे कहा कि जो कोरोबरेशन यानी कि जो एडिशनल एविडेंस है वो भले ही डायरेक्ट एविडेंस ना हो बट शुड सपोर्ट द अकम्पलिश टेस्टिमनी इन मटेरियल पर्टिकुलर्स, लेकिन जो अकम्पलिश का जो भी बयान है, एविडेंस है, उसको सपोर्ट करे, उसकी डिटेल्स को सपोर्ट करें। देखिए नेक्स्ट केस लो है, इसमें महेश चंद्र शर्मा वर्सेस राजकुमारी शर्मा 1996 का केस है। यहाँ पे कहा कि जो इलस्ट्रेशन है, किसी भी सेक्शन की इलस्ट्रेशन है, वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेक्शन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस लो यहाँ पे हो गया कि जो उदाहरण है उस केस का, उस प्रोविज़न का, वो उसी का हिस्सा है। और दूसरा उसका जो प्रिंसिपल है उस प्रोविज़न का, उसको समझाने में मदद करता है। यानी कि जो इलस्ट्रेशंस हैं वो केवल एग्जांपल्स नहीं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, नॉट मेयरली एग्जांपल्स बट सर्व एज एक्सप्लेनेटरी एड्स, व्याख्या करने के सूत्र हैं और वो क्लेरिफाई करते हैं मीनिंग एंड स्कोप ऑफ दैट प्रोविज़न, उस कानून के अर्थ और उसके स्कोप को मदद करने में
एक्सप्लेन करने में मदद करते हैं। अब इसका निचोड़ क्या है आज के लेक्चर का? देखिए, जो कोड्स हैं दे जनरली रिलाई ऑन इलस्ट्रेशंस टू रिजोल्व एम्बिग्विटीज इन द मेन प्रोविजन। ये तो होगी पहली बात, ठीक है ना। तो एम्बिग्विटी दूर करते हैं यूज़ करके इसको। और ये जो इलस्ट्रेशंस हैं ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लॉ हैं, उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है कि इस प्रोविजन को कैसे अप्लाई करना है। और साथ साथ में ये अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं उस प्रोविजन को, बट दे कांट ओवरराइड द प्लेन मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूटरी टेक्स्ट। उस कानून में जो बताया है उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। और इलस्ट्रेशन दे सर्व एज एक्सप्लेनेटरी एड्स टू क्लेरिफाई द एप्लीकेशन ऑफ लीगल प्रोविजन इन स्पेसिफिक सिनेरियोज, यानी कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे वो कानून अप्लाई होगा वो बताया गया है। आपका सेक्शन 300 का इलस्ट्रेशन ए एग्जाम्पल है इस बात का। एंड कोर्ट यूज देम टू रिजोल्व एम्बिग्विटीज एंड इंटरप्रेट लेजिस्लेटिव इंटेंट। उनके माध्यम से उस कानून में कोई त्रुटि है, कोई बात है तो उसको दूर करते हैं और कानून के बनाने वालों की मंशा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब ये बात यहाँ पे क्लियर रहती है कि वो सबऑर्डिनेट टू दी मेन स्टैट्यूटरी टेक्स्ट हैं and they can't override its plain meaning. And if there is a conflict between illustration and the words of a statute, the statutory text prevails. ये principle of interpretation है दोस्तों। And this principle ensures that illustrations support but do not modify the law itself. जिसके लिए वो समझाने के लिए जो यूज़ किया गया है उस मेन प्रोविज़न को ही कहीं ओवरराइड ना कर दे, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि लेक्चर पसंद आया है तो एक छोटा सा लाइक बनता है दोस्तों। और आप हमें सोशल मीडिया पर, चाहे वो आपका एक्स है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, डॉक्टर अनुपम आचार्य के नाम से फॉलो कर सकते हैं सर्च करके। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आप हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर अनुपम आचार्य नंबर 1 मोटिवेटर एंड ऑथर को भी लाइक कर सकते हैं और इसी तरह हमारी कम्युनिटी को ग्रो करने में मदद करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम डिस्कशन करें, लेक्चर रखें। थैंक यू वेरी मच।